हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 111, 105, 110, 118। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जितने भी इंडेक्सेस होते हैं उसमें भारत की रैंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसमें भी यही पूछा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 105 रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। ये इंडेक्स आपका 2024 का है, लेकिन रिलीज़ किया गया है 2025 में। जबकि भारत की रैंक 2023 में कितनी थी इसी इंडेक्स में? तो इसकी जो रैंक थी भारत की वो 111 थी। इसका मतलब है कि भारत की रैंक में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। 2024 में सबसे अंतिम स्थान किस देश को प्रदान किया गया है? तो सबसे अंतिम स्थान प्रदान किया गया है आपके सोमालिया को। अब सोमालिया कहाँ का कंट्री है? आपका एक अफ्रीकन कंट्री है जो सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। इंडेक्स में भारत की रैंक 105 कितने टोटल मेंशन देशों में से आई हुई है? तो वो है आपके 127 देशों को मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल हंगर डे की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। ग्लोबल हंगर डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक 28 मई को। 2025 में इस दिन की थीम क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी क्वेश्चन में अगर किसी डे में मनाते हैं तो आपकी थीम ही होती है। उसमें आपकी थीम है आपकी शोइंग रेजिलेंस। इम्पोर्टेंट है एक एक पॉइंट इसका, क्योंकि यहीं से आपके स्टेटमेंट में भी जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 105 रैंक है भारत की। डैनियल नोबिया हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इक्वाडोर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर उरुग्वे? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। डैनियल नोबिया हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, किस देश के बने हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इक्वाडोर के आपके राष्ट्रपति बने हैं। आपके डैनियल नोबिया जो इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं वो लगातार सेकेंड टाइम आपके राष्ट्रपति बने हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे क्रम में पूछा जाता है कि कौन से नंबर के बने हैं तो ये आपके 48 राष्ट्रपति बने हैं इक्वाडोर के। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? तो इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो क्वाटो है। क्या है आपकी? क्विटो है आपकी। आपका जो इक्वाडोर है वो साउथ अमेरिकन एक कंट्री है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट वाइज भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इक्वाडोर, जिसके आपके राष्ट्रपति बने हैं डैनियल नोबा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी या फिर ताप्ती घाटी? तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में सर्वप्रथम मानव के जो जीवांश है वो किस घाटी से आपके प्राप्त हुए थे। इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री का सवाल है आपका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा घाटी से आपके प्रथम मानव जीवांश प्राप्त हुए थे। अब बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमरकंटक का पहाड़ी कहाँ पर है? तो वो एमपी में है। भारत की प्रमुख नदियों में से एक है आपकी नर्मदा नदी,
जिसकी लेंथ कितनी है आपकी, कई बार पूछा गया है पेपर में, तो 1312 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसका उद्गम हुआ है अमरकंटक पहाड़ी से। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसकी डायरेक्शन है। ये जो फ्लो करती है वो आपकी फ्लो करती है पूर्व से लेकर वेस्ट की ओर। किस तरफ करती है, पूर्व से वेस्ट, यानी आपकी पश्चिम की ओर फ्लो करती है। और यहाँ पर अपना पानी कहाँ पर ड्रॉप करती है, तो ये पानी ड्रॉप करती है अरेबियन सी में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो आपकी उद्गम हो रहा है अमरकंटक पहाड़ी से, अपना पानी छोड़ रही है अरेबियन सी में। डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट है आपकी। लेंथ 1312 किलोमीटर है आपकी। नर्मदा नदी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रथम मानव जीवांश भारत में कहाँ मिले थे, नर्मदा नदी की घाटी में। जिले इलाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो देखिए यहाँ पर जिले इलाही शब्द का प्रयोग किस शासक ने सर्वप्रथम किया था, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बलबन के द्वारा जिले इलाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि जिले इलाही शब्द का मतलब क्या होता है। तो ये होता है ईश्वर की प्रतिछाया, यानी शो ऑफ गॉड। क्या होगा आपका, ईश्वर की प्रतिछाया या फिर शो ऑफ गॉड इसका उत्तर होता है। अर्थात बलबन अपने आप को क्या मानता था कि अल्लाह के बाद में अगर कोई दूसरा व्यक्ति इम्पोर्टेंट है आपका, जिसे अवतारित माना जाता है, तो वो राजा ही होता है। कौन होगा आपका, राजा ही होगा। बात करते हैं बलबन की। तो बलबन भारत में कब से कब तक आपका राजा रहा था, तो ये राजा रहा था आपके 1266 से लेकर 1286 तक। इनकी मृत्यु कब हुई थी, बलबन की डेथ कब हुई है, तो डेथ हुई है आपकी 1287 ईस्वी में। इसका एक बहुत फेमस नाम है जिसे हम उलुग खान कहते हैं। क्या कहते हैं, उलुग खान कहते हैं। इसका फेमस नाम है, उपनाम के नाम से ये जाना जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ सके। जिल्लेलाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो बलबन ने किया है, जिसका मतलब होता है शो ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर की प्रति छाया। बलबन का जो कार्यकाल रहा है वो 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक रहा है, जिसकी डेथ 1287 ईस्वी में हुई है। आप इसके एक अदर नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है उलुग खान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बलबन के द्वारा जिले इलाही का प्रथम प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा आपका 1 अप्रैल 2010 में आपके शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। अब इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी को इम्पोर्टेंट है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है आपका। ये कब जोड़ा गया है, तो 86 एमेंडमेंट, यानी जो संशोधन हुआ था आपका, संविधान संशोधन हुआ है, उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब 86 संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ है 2002 में, लेकिन इसे लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर भी आपको याद करना है 21A। इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो बच्चे आपके 6 से लेकर 14 वर्ष हैं, क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना हर राज्य सरकार का क्या है, अधिकार है। वो उन्हें आपकी एजुकेशन प्रदान करेगी ही करेगी, ये इनका मौलिक अधिकार है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे आनुपातिक होता है। वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती, वस्तु पर लगने वाले बल,
वस्तु का द्रव्यमान या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ढंग से देखना है जिससे कि क्वेश्चन आपका सही आंसर निकाल सको। तो देखिए न्यूटन की बात की जा रही है जिसका दूसरे नियम की बात की जा रही है, जिसमें बोला गया है कि वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। अब बात कर लेते हैं कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम होता है वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू ma होता है, जहाँ पर आपका बल समानुपातिक होता है द्रव्यमान और त्वरण के। तो इस फॉर्मूले को जब याद रख लेंगे आप तो डायरेक्ट ही आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, वस्तु पर लगने वाले बल के क्या होता है, आनुपातिक होता है आपका त्वरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वस्तु पर लगने वाला बल। इसे हम न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? 1 साल, 10 साल, 50 साल या फिर 70 साल। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो पोलियो होता है वो किससे होने वाली बीमारी है? तो ये बीमारी होती है आपकी वायरस से। अब इस वायरस के जो पोलियो होता है उससे हमें कौन कौन से हानिकारक चीज़ें आपको दिखाई देती हैं? तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्ट करता है आपका वो नर्वस सिस्टम को करता है। किसको करता है? आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है इस बीमारी में आपका। दूसरा नंबर, जितने भी आपके बच्चों को हो जाता है तो उसे पैरालाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? पैरालाइसिस होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है इस बीमारी के अंतर्गत। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जितनी जल्दी पोलियो का टीका बच्चों को दिया जाता है उतना ही ज़्यादा कारगर होता है। आप इसे 1 साल के अंतर्गत टीका दे सकते हैं। बात करते हैं कि पोलियो का जो टीका होता है उसकी खोज किसने की थी? तो जॉन सॉल्क। किसने की है? जॉनस सॉल्क। और एक व्यक्ति और है अल्बर्ट सेविन। क्या नाम है? अल्बर्ट सेविन इनका नाम है, जिन्होंने इस पोलियो की खोज की। पोलियो से मतलब है कि इस जो वैक्सीन है इसकी खोज इन्होंने की है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोलियो की बूंद या खुराक या टीका आपको 1 साल के अंतर्गत देना पड़ता है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? पेड़ों से, रासायनिक अभिक्रिया से, भेड़ों से या फिर जमीन से। जो चेचक का टीका होता है आपका, पूछा गया है कि कहाँ से बनता है, तो इसका ऑप्शन में आंसर देख लीजिए, उसके बाद इसको डिटेल देखते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका जो टीका है वो भेड़ से बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं चेचक की। चेचक को एक वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे होती है? आपके नंबर 1 कारण या रीज़न है आपका चेचक, जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपकी बॉडी पर बड़े बड़े या छोटे छोटे लाल छत्ते पड़ जाते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जब भी आपका चेचक का टीका दिया जाता है बच्चों को जन्म होने से कितने दिन बाद दिया जाता है? तो आपका 4 से लेकर 60 डेज़ के अंतर्गत इसका टीका दिया जाता है। जिस व्यक्ति को अगर ये बीमारी हो जाती है उसको, वायरस से होने वाली बीमारी है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अंतर्गत आपके रेड स्पॉट्स बन जाते हैं बॉडी पर, ये इसके लक्षण हैं और इसे गांव की भाषा में छोटी माता भी कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भेड़ से इसका टीका बनाया जाता है। इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी है? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भगत सिंह। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो सही आंसर होगा आपका चित्तरंजन दास। आप इनको CR दास के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रख लेना, क्योंकि कोई भी नाम आपका आ सकता है। बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी की 2-3 फेमस बुक हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। एक तो इनमें से आती है आपकी हिंद स्वराज, और दूसरी बुक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या है?
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी सबसे फेमस बुक है या फिर ऑटोबायोग्राफी है। इस चीज़ को आप लर्न कर लेना। 2 बुकें, हिंद स्वराज और एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एक दूसरे आपके भगत सिंह, जितनी इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है आपकी, वाई आई एम एथिस्ट या फिर मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये भी इनकी एक बुक है जो मोस्टली हर पेपर में आपकी आई हुई है। वाई आई एम एन एथिस्ट यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनकी बुक का नाम है। इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने गॉड के बारे में बताया है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो चिंतन ज्ञान दास जी के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें हम CR दास के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा 2 फेमस बुक लिखी गई हैं, जिनमें आपकी एक है हिंद स्वराज, इसको भी आप याद रखेंगे। दूसरी है आपकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। भगत सिंह के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वाई एम एन एथिस्ट अर्थात मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इनकी दोनों की ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे गौर करना है कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अल इलाल अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड सरोजिनी नायडू या दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए, अनहैप्पी इंडिया जो किताब लिखी गई है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। अल इलाल लिखी गई है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। जबकि आपकी जो बुक है डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड, तो ये पुस्तक लिखी गई है आपकी राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। अब बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे या प्रेसिडेंट बने थे, इनको आपको याद रखना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी का जो संबंध है वो कहाँ से था? तो उनका संबंध बिहार राज्य से है। ये आपके 2 बार बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे जो एक साथ ये बने थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक ये इन्होंने पद पर रहे थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंडिया डिवाइडेड सरोजिनी नायडू के द्वारा नाम लिखकर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बुक लिखी गई है। विश्व शांति सूचकांक 2025 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, विश्व शांति सूचकांक के बारे में कथन को गलत कथन पूछा गया है। इस चीज़ को आप देखेंगे। इसके अंतर्गत भारत में इसकी रैंक 115 है, बिल्कुल सही है। आइसलैंड ने इस बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, बिल्कुल ठीक है। विश्व शांति सूचकांक 2025 वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। तो यहीं पर ये चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि विश्व शांति सूचकांक 2025 वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपका प्रकाशित नहीं किया जाता। यही स्टेटमेंट इसका क्या है, आपका गलत है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता। विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य में से कौन सम्मिलित है? देखिए, यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि यहाँ पर एक तरफ आपके नृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके राज्य दे रखे हैं। जहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित है। आंध्र प्रदेश बिहू, राजस्थान भुर्रा, हिमाचल प्रदेश नटी या असम घूंगर। तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश नटी आपका फेमस नृत्य है, जबकि अदर जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके क्या हैं, गलत हैं। क्योंकि आपका आंध्र प्रदेश का जो फेमस नृत्य है, लोक नृत्य है, वो आपका क्या है, भुर्रा है। राजस्थान का आपका घूमर है, जबकि असम का आपका क्या है, बिहू है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन आपका सम्मिलित है, तो हिमाचल प्रदेश आपका नटी आपका सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? श्री वेंकटेश्वरम स्वामी वारी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर,
एकाम्बरेश्वरार मंदिर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एकाम्बरेश्वरार मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, कांचीपुरम में ये स्थित है। एकाम्बरेश्वरार मंदिर किन से संबंधित है, तो ये आपके भगवान महादेव से संबंधित है। इस चीज़ को भी आप याद रखना, ये महादेव को समर्पित है। इसका निर्माण किनके द्वारा कराया गया है, क्योंकि कई बार इस तरह के स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका निर्माण पल्लवों के द्वारा कराया गया है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसका जो निर्माण काल है, एकाम्बरेश्वरार मंदिर का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था, तो लगभग आपका 1000 साल पहले इसका निर्माण हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित है, तो देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित है। एक तरफ राजनीतिक पार्टी दे रखी है, दूसरी तरफ इनका स्थापना वर्ष दे रखा है। तो नंबर 1 है बहुजन समाज पार्टी आपका 1925, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद 1965। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आपकी सम्मिलित है, तो सही आंसर होगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1998 में हुई है। जबकि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1925 में ना होकर कब हुई है, 1984 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है, 1984 में। इसकी स्थापना बीएसपी जिसे हम कहते हैं किसके द्वारा की गई है, तो इसकी स्थापना आपकी काशीराम जी के द्वारा की गई है। इसको भी आप याद रखेंगे। अभी इसकी सुप्रीमो कौन है, तो अभी आपकी भारत में मायावती जी इसकी सुप्रीमो है या फिर अध्यक्ष हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो इस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपकी हुई है 1925 में। कब हुई है आपकी, 1925 में, जिसे हम सीपीआई कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई है, तो ये 1964 में इसकी स्थापना हुई है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन आपका सम्मिलित है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पर मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार या फिर रोहिलखंड का पठार। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वह पठार जहाँ पर आपकी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं, उस पठार का नाम आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, बघेलखंड पठार में आपके ये दोनों ही एक दूसरे को कट करते हैं। अब देख लीजिए भारत में कर्क रेखा जो आपकी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कुछ भी कह लीजिए, ये आपके ड्रॉ होती है। इसी तरह से आपकी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो आपकी इस तरह से ड्रॉ होती है, जिसका जो आपका जो भारतीय कर्क रेखा है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो 123 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से आपकी गुजरती है, जो कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से आपकी स्टेट से होकर गुजरती है। ये क्या है, आपकी कर्क रेखा है। जबकि ये आपकी भारतीय मानक समय रेखा जिसे हम IST कहते हैं, ये कहाँ पर से गुजरती है, तो ये गुजरती है आपके 182 डिग्री हाफ मिनट आपके देशांतर से। अब ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये राज्यों से गुजरती है आपके 5 स्टेट से इंडिया के। जो एक दूसरे को काटते हैं वो बघेलखंड यानी छत्तीसगढ़ पे काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं आपके, ये छत्तीसगढ़ में काटते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका बघेलखंड। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है, गांगरी, बतूरा, हिस्पर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि हिमालय का सबसे लंबा पर्वत,
ये देख लेना, दो वर्ड होते हैं, एक लंबाई होती है, दूसरा आपका क्षेत्रफल होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे लंबा हिमनद कौन सा है या फिर ग्लेशियर कौन सा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बतूरा, जो आपका हिमनद है, हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। ये कितने किलोमीटर की इसकी लेंथ है, तो इसकी जो लेंथ है वो 57 किलोमीटर की लेंथ है। कितनी है? 57 किलोमीटर की लेंथ है। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये काराकोरम में, काराकोरम जो रेंज है आपकी उसमें पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, अगर हिमनद सबसे बड़ा हिमनद की बात करें, लार्जेस्ट हिमनद कौन सा है आपके हिमालय का, तो लार्जेस्ट जो हिमनद है वो आपका है सियाचिन। इसको भी आप याद रखेंगे। सियाचिन आपका जो है वो कितने किलोमीटर एरिया में है, तो वो आपका 76 किलो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। तो देखिए ये आपका स्क्वायर एरिया पूछा गया है, जबकि आपका यह पूछा गया था कि लेंथ वाइज। तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल वाइज आपका सियाचिन सबसे बड़ा है आपका, जबकि लेंथ वाइज क्या है आपका, बतूरा है। इसकी 57 किलोमीटर की लेंथ है, जबकि सियाचिन का जो क्षेत्रफल है वो 76 वर्ग किलोमीटर है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? अमेजन बेसिन, सहारा रेगिस्तान, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आपको पहले ध्यान से समझ लेना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप आपसे पूछे गए हैं। मान के चलिए कि ये आपकी अर्थ है, जहाँ पर आपके ये क्या है, आपका नॉर्थ पोल है, और जबकि ये क्या है आपका साउथ पोल है। तो यो आपके जो आर्कटिक क्षेत्र हैं वो यहाँ पर होते हैं, क्योंकि इसका जो कितना है 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ में जो सर्कल खींचते हैं हम, वो आर्कटिक सर्कल होता है। जबकि साउथ में आपकी अंटार्कटिका सर्कल की जो लास्ट में ये वाला जो पोर्शन होता है वो आपका अंटार्कटिक महाद्वीप का होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपके सही आंसर होंगे। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जब भी इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो आपको लास्ट वाला शब्द आपको जरूर देखना है कि क्या कह रहा है। कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में, इस सम्मेलन का आयोजन मलेशिया में किया गया है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। यह सम्मेलन का 46वां संस्करण था, ये भी सही है। आसियान शिखर सम्मेलन की 8 अगस्त 1977 में स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। यानी जब ऑप्शन नंबर 4 भी सही है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, क्योंकि आसियान शिखर सम्मेलन जो आसियान आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना 8 अगस्त 1977 में ना होकर 1967 में इसकी स्थापना हुई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मई 2025 में भारत के किस राज्य में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो देखिए जब भी भारत में इस तरह के क्वेश्चन कोई घटना घटित होती है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मई 2025 में भारत के किस राज्य में आपातकाल की घोषणा की गई थी? केरल, तमिलनाडु, गुजरात या उड़ीसा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल राज्य में आपके आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब केरल राज्य में आपातकाल की घोषणा क्यों की गई थी वो समझ लीजिए। जो आपका समुद्री क्षेत्र है जहाँ पर आपके तेल के जो सी यानी पोर्ट खड़े खड़े रहते हैं उसके कारण की गई थी। यानी क्या है कि तेल का जो रिसाव हो गया था उसके कारण यहाँ पर आपकी आपातकाल की घोषणा की गई थी। केरल के सीएम कौन है? तो के स्टालिन आपके सीएम है। इस चीज़ को भी आप याद रख लेना। सॉरी, के स्टालिन तो आपके तमिलनाडु के हैं, आपके विजयन करके नाम है उनका। जबकि राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम आपकी राजधानी है। यहाँ की कैपिटल है आपकी। सबसे ज़्यादा आपका जो लिटरेसी रेट है आपके कहाँ पर है? केरल में ही सबसे ज़्यादा आपका
लिटरेसी रेट है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं के लिए किसके अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अभी एक ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार उसे घोषित किया गया है। मातृत्व का अवकाश, पति की संपत्ति में अधिकार, गोद लेने का अधिकार या संपत्ति रखने का अधिकार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मातृत्व का जो अवकाश है मौलिक अधिकार के अंतर्गत उसको रखा गया है। मातृत्व अवकाश में आपके जब प्रत्येक बच्चा आपका होता है तो उन्हें 6 महीने की आपकी छुट्टी लेने का अधिकार है, जिसमें आपकी सैलरी क्या रहती है, कंटिन्यूस आपकी सैलरी रहती है। ये आपका जब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ये फैसला गया था तो आपके जो तमिलनाडु कोर्ट है उसने इसको तमिलनाडु कोर्ट के फैसले को बदल दिया। क्या कर दिया, जो आपके तमिलनाडु कोर्ट है उसके फैसले को उन्होंने चेंज कर दिया था। उन्होंने इसको मौलिक अधिकार नहीं माना था, लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार माना है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट आपका कहाँ है, नई दिल्ली में है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मातृत्व का अवकाश को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रकाश की गति किसके मध्य जाते ही न्यूनतम होगी, कांच, जल, निर्वात या फिर वायु। तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की गति किस में सबसे न्यूनतम होगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कांच में सबसे न्यूनतम होगी। अब कांच में सबसे न्यूनतम क्यों होगी, तो कांच का जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। जिसका भी अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, आपकी गति न्यूनतम होगी। अर्थात जो प्रकाश की गति है, स्पीड ऑफ लाइट है आपकी, इसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंस के इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, रेफ्रैक्शन इंडेक्स है आपका, यानी अपवर्तनांक है आपका। इसलिए अगर जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा स्पीड उतनी ही क्या होगी, कम होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कांच। भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म किस शहर में हुआ है, आइजोल, शिलोंग, दिसपुर या फिर नागपुर। तो देखिए भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म किस शहर में हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आइजोल, देश में आइजोल शहर में इसका जन्म हुआ है। अब बात करते हैं कि जनरेशन बीटा क्या है। तो ऐसे बच्चे जिनका जन्म 1 जनवरी 2025 के बाद होगा और कब तक होगा, तो उनका जन्म आपका 2039 तक। इसके अंतर्गत आपके जितने भी बच्चे का जन्म होगा उन्हें हम जनरेशन बीटा के नाम से जानेंगे। अब जनरेशन बीटा में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है फ्रैंकी। क्या नाम रखा गया है, फ्रैंकी नाम रखा गया है। इस चीज़ को भी आप याद रख लेना। अब बात करते हैं कि जनरेशन बीटा के अंतर्गत क्या आता है। तो ऐसा बच्चा जिसके पास में इंटरनेट की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, यानी इंटरनेट एक्सेस करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, एक क्लिक में जितनी भी सुविधाएं वो प्रयोग करना चाहें वो हो जाएं, ऐसी जनरेशन को कहते हैं जनरेशन बीटा। इससे पहले 2013 से लेकर जो 2024 में कौन सी जनरेशन थी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने हैं, तो उसे हम कहते हैं जनरेशन अल्फ़ा। क्या नाम दिया गया है, जनरेशन अल्फ़ा नाम दिया गया है इस जनरेशन को, जो हाल ही में आपकी 1 जनवरी 2025 के बाद में जनरेशन स्टार्ट होगी। जो भी जन्म लेगा बच्चा उसे हम जनरेशन बीटा के नाम से जानेंगे। तो कहाँ पे जन्म हुआ है, आइजोल में जन्म हुआ है। आइजोल किसकी राजधानी है, तो ये है आपकी मिजोरम की राजधानी। सौर्य वेदा नाम
उत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? बिहार, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए यहाँ पे शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार राज्य में इसका आयोजन किया गया है। अब बिहार राज्य में कहाँ पर किया गया? तो बिहार का एक जिला है जिसे हम पूर्वी चंपारण के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? पूर्वी चंपारण का नाम है जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। वहाँ पे भी एक जगह है जो आपकी मोतिहारी है। क्या है आपकी? मोतिहारी में इसका आयोजन किया गया है। अब इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो आपकी रक्षा मंत्रालय और जो वहाँ का जिला प्रशासन है, क्या है, दोनों को उन्होंने मिलाकर इसका आयोजन किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखना। अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है आपका? शक्ति प्रदर्शन करना है। क्या है? सैन्य शक्ति प्रदर्शन करना है, अपनी ट्रेनिंग को अच्छा करना है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। कब किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है आपके 7 से 8 मार्च को 2025 में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार राज्य में इसका आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को कितने लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया? 50.65 लाख करोड़, 51.53 लाख करोड़, 49.63 लाख करोड़, 48.13 लाख करोड़। तो देखिए वित्त मंत्री, आप यहाँ से पता चल जाता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, यानी आपका जो भी बजट है वो किसे प्रस्तुत करने का अधिकार है? वित्त मंत्री को। अगर वित्त मंत्री आपका उपस्थित नहीं है तो आपका प्रधानमंत्री इसको प्रस्तुत करता है। कब प्रयोग किया गया है या प्रस्तुत किया गया है? 1 फरवरी 2025 को। पूछा गया है कि कितने लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था इनके द्वारा। तो सही आंसर होगा 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। बात कर लेते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट जो आने वाला समय होता है उसमें आपकी आय कितनी होगी और व्यय कितना होगा, इसका एक लेखांकन होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब बजट शब्द आपके किसी भी भारतीय संविधान में नहीं दे रखा है, किसी भी संविधान के आर्टिकल में नहीं दे रखा है, लेकिन जब बजट की जो विवरण की बात की जाती है वो की जाती है आर्टिकल नंबर 112 में। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। कितने लाख करोड़ का किया गया है? तो 50.65 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आउट ऑफ सिलेबस है, ये मान के चलिए कि इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने हैं। ईरान में अभी क्या है कि ईरान से निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो पहले आंसर देख लेते हैं। ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन गंगा। तो ईरान से बच्चों को निकालने के लिए, नागरिकों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा वो है ऑपरेशन सिंधु। अब बात करते हैं कि ऐसा ईरान में क्या है कि भारत अपने नागरिक वहाँ से निकाल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईरान विशेष आपका इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या फिर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, इसके अंतर्गत आपके भारतीय नागरिकों को भारत सरकार ने निकाला है, जिसके अंतर्गत कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सिंधु। जबकि ऑपरेशन दोस्ती कब चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो ऑपरेशन दोस्ती तुर्की में जब आपका भूकंप आया था तो तुर्की की हेल्प करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। जबकि ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था अगेंस्ट पाकिस्तान। किसके खिलाफ चलाया गया था? पाकिस्तान के खिलाफ। इस चीज़ को भी याद रखना। ये सेकंड ऐसा क्वेश्चन है जिसके आने के 100% चांस हैं। ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था? तो ये आपके यूक्रेन में जब आपका युद्ध चल रहा था वहाँ से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा का क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया था। इसलिए आपका ऑपरेशन जितने भी भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ईरान में और विशेष इजराइल में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया है।
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से देख लेना कि पूछा क्या जा रहा है। एक तरफ त्योहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके राज्य हैं। रंग पंचमी महाराष्ट्र, सिंगबो गुजरात, फगुआ बिहार, धुलंडी हरियाणा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, क्योंकि जो सिग्मो त्योहार है वो आपका गुजरात में सेलिब्रेट ना करके कहाँ मनाया जाता है, आपका गोवा में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि रंग पंचमी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, फगुआ आपका बिहार में है, धुलंडी आपका हरियाणा में है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। शिवाजी महाराज जी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कौन सा कथन आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन आपका गलत है। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी पुणे में हुआ था, बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि इनका एक एक स्टेटमेंट आपको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है इनके स्टेटमेंट्स भी। इनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी में किया गया था, बिल्कुल सही है। शिवाजी महाराज जी का पहला मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट आपका 3 है वो आपका क्या है, गलत है, और गलत है वही आपका सही आंसर होगा। फिर से पढ़ लीजिए। शिवाजी महाराज जी का पहला मंदिर क्या है, भारत में मंदिर इनका बनाया जा रहा है, वो पुणे ज़िले में ना होकर किस ज़िले में बनाया जा रहा है, आपका थाने ज़िले में बनाया जा रहा है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। 22 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 23 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 25 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 24 अप्रैल को हम प्रत्येक पंचायती राज दिवस मनाते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जबकि 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस, 23 को मनाते हैं आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 25 मार्च को मनाते हैं आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, आपका 24 मार्च होता है। कितना होता है, 24 मार्च को मनाते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सभी इम्पोर्टेंट है, आपके दिवस भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके इस तरह के कोई क्वेश्चन आगे भी आपके आते रहेंगे। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं। यकृत में भंडारित होते हैं विटामिन ए बी सी डी, विटामिन ए बी, विटामिन ए बी सी, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि यकृत में भंडारित होने वाले कौन से विटामिन हैं, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए बी सी डी यकृत में भंडारित होते हैं। इनके अलावा भी आपकी जो ई और के होते हैं वो भी इसमें क्या है, भंडारित होते हैं। बात कर लेते हैं यकृत की। तो यकृत आपकी पूरी बॉडी की सबसे क्या है, बड़ी यानी लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी। इस चीज़ को भी आप याद रखना, यानी सबसे बड़ी क्या है आपकी, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत। इसके अंतर्गत आपके विटामिन ए बी सी डी और ई और के का क्या होता है, भंडार होता है। अब विटामिन्स क्या होते हैं, तो विटामिन्स आपके प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले एलिमेंट्स हैं, जिनसे आपकी डिफरेंट बीमारियों को बचाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए बी सी डी। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः, यहाँ पर मुख्यतः शब्द है आपका, किससे प्राप्त करते हैं, पर्णहरित, वायुमंडल, मृदा या फिर प्रकाश। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने हैं। बायोलॉजी का संबंधित क्वेश्चन है आपका। पौधे पोषक तत्व पौधे किससे प्राप्त करते हैं, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मृदा से प्राप्त करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मान के चलिए ये कोई पौधा है जो कि आपका यहाँ पर आपका क्या है, लगा हुआ है। ये आपकी अर्थ है जिसके अंतर्गत इसके क्या है, जड़ें हैं। तो यहाँ पर आप एक शब्द सुनते हैं जो आपका, मान के चलिए ये पेड़ है आपका, तो यहाँ पर एक शब्द सुनते हैं जाइलम। क्या शब्द है आपका, जाइलम है।
जाइलम और फिलियम, दो ही शब्द होते हैं आपके, इम्पोर्टेंट है दोनों ही। तो ये जो आपके जाइलम होते हैं वो इस डायरेक्शन में आपके होते हैं। अब यहाँ पे जो जाइलम होते हैं वो मृदा के जो पोषक तत्व होते हैं वही आपका ऊपरी डायरेक्शन में जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं प्लस वाटर, दोनों को ही आपकी मृदा से प्राप्त करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया आपका, जाइलम हो गया। याद रखना, जाइलम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो पेड़ पौधों में जो अपने मिट्टी से आपके पोषक तत्वों को ऊपर ले जाता है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 3। आपके कहाँ से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो वो मृदा से होते हैं। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, फल, जड़, तना या फूल की कली। जो आपका लौंग होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा फूल की कली से आपका प्राप्त किया जाता है आपका लौंग। आपका जो लौंग मसाला होता है वो क्या होता है, इससे आपके दर्द निवारक टैबलेट्स बनती हैं, यानी आपकी दवाइयाँ बनती हैं। नेचुरली प्राकृतिक होता है, दर्द निवारक होता है। बात कर लेते हैं आपके लौंग की। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे गए हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सिजिग्लोम ऑर्माहीमियम। इसको आप लर्न कर लेना। दर्द निवारक पौधा है आपका, फूल की कली से आपका प्राप्त होता है। आप पता है आपको लौंग आप खाने पीने में यूज़ भी करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीस किसके द्वारा लिखी गई है, लिनियस, लेमार्क, मेंडले या फिर डार्विन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डार्विन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब बात कर लेते हैं डार्विन की। तो डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिनका बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। कहाँ के साइंटिस्ट थे आपके, इंग्लैंड से थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में मोस्टली आपकी पूछी जाती है। इस थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या है आपकी, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब क्या हुआ इस बात का, तो इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीच में लिखा था कि आपके अर्थ पर वही सर्वाइव कर पाते हैं जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन में यही कहा गया है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीच है, किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर होगा 4। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीनोम का चलन, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, गुणसूत्रों पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति का ज्ञात करना प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सही आंसर होगा जीन मानचित्रण, ऑप्शन नंबर 3। अब जीन मानचित्रण क्या होता है, तो इसे हम जीन मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन मैपिंग, यानी आपके गुणसूत्रों के अंतर्गत क्या बदलाव आए हैं ये इसके अंतर्गत आपका नोटेबल किया जाता है। अब बात करते हैं गुणसूत्रों की। तो गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स जिसे कहते हैं, कितनी संख्या होती है, तो 46 होती है। कितनी होती है आपकी, 46 संख्या होती है, अर्थात आपके 23 पेयर्स होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सोन, नर्मदा तथा ताप्ती कहाँ से निकलते हैं, पूर्वी घाट, अमरकंटक, अरावली या फिर पलामू पहाड़ी। तो देखिए आपकी एक सोन है आपकी, नर्मदा है, ताप्ती नदी है, कहाँ से निकलते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ये तीनों आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। अब अमरकंटक पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये आपकी एमपी में स्थित है। अब मान के चलिए कि ये आपकी अमरकंटक पहाड़ी है जिसमें आपकी एक नदी जो नर्मदा है
वो आपकी ईस्ट टू वेस्ट है। क्या है आपकी ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शन होती है। इसके ही आपके दक्षिण में एक और रिवर निकलती है जिसे हम तापी कहते हैं या ताप्ती कहते हैं। इसकी भी आपकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट ही है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। जबकि दूसरी जो नदी है आपकी सोन नदी, इसकी उल्टी डायरेक्शन होती है। ये जो डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ है। क्या है आपकी साउथ टू नॉर्थ है। ये अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, आपकी एमपी में स्थित है। इसको भी आप याद कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके आते ही आते हैं कि ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं, कौन सी नदी साउथ टू नॉर्थ की तरफ बहती है। तो यहाँ पर आप इन्हें लर्न कर लेंगे। पहली वाली आपकी नर्मदा है, ये आपकी ताप्ती है, जबकि आपकी साउथ टू नॉर्थ में जो बहती है वो क्या है, सोन है। इनका उद्गम तीनों का कहाँ से होता है, तो इनका तीनों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है, जो कि आपके स्थित कहाँ पर है, एमपी में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर लेह। तो देखिए भारत में सबसे सूखे स्थान की जब भी बात की जाती है, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो रेनफॉल है वो सबसे कम होता हो। क्या हो, जो रेनफॉल है बारिश है वो सबसे ज़्यादा या ना के बराबर होती हो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लेह में सबसे कम बारिश होती है। लगभग आपकी 10 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पर रेनफॉल होता है। अब लेह आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी लद्दाख की राजधानी है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य के बारे में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, महाराष्ट्र राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है आपके कपास का। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। तो महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है वो मुंबई है, जिसे हम कैपिटल सिटी कहते हैं। यानी आपकी जो वेल्थ कैपिटल है, यानी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक कैपिटल है भारत की, मुंबई है आपकी। यहाँ के जो सीएम का नाम है वो है देवेंद्र फडणवीस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। 2024 में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बॉलीवुड या फिर यहाँ की जो नेचुरल सिलेक्शन है, बीचेस हैं, वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ध्यान रखना, गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ स्थित है, आपके महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पर है मुंबई में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसे भी आप मेंशन कर लेना। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्वावलंबनी जो कार्यक्रम है किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो सही आंसर होगा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। अब इस जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत आपके जो फीमेल स्टूडेंट होंगे, कितने फीमेल स्टूडेंट होंगे, 600 फीमेल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या कराया जाएगा, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी इन स्टूडेंटों को, जिससे कि वो अपने आत्मनिर्भर बन सकें। अब कितने घंटे की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी इसके अंतर्गत, तो 40 आवर्स की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। अब इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया है, एक तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय है, मंत्रालय ने किसके साथ में किया है, तो वो नीति आयोग के साथ में मिलकर किया है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंतर्गत किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, एनोरा, द ब्रूटलिस्ट, द मिनट्स या फिर कैशमैन। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑस्कर अवार्ड 2025 की, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1,
एनोरा फिल्म को सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 2025 के अंतर्गत। ये बॉलीवुड यानी जो भी कलाकार वगैरह होते हैं, फिल्में जो होती हैं, मूवीज़ जो होती हैं, उनमें का सबसे बड़ा अवार्ड है आपका ऑस्कर अवार्ड। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। एक्टर हैं आपके, दूसरे क्या हैं, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो 3 तो आपको लर्न होने ही चाहिए। एड्रियन ब्रॉड्स को जो दिया गया है बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है, एड्रियन ब्रॉड्स को जो दिया गया है वो सबसे बड़ा अवार्ड यानी नोबेल पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। एक्ट्रेस किसको दिया गया है, तो एक्ट्रेस है आपकी माइकी मेडिसन। इनको आप याद रख लेना। और क्या क्या याद रखना है, इसके अंतर्गत आपको रखना है जो बेस्ट एक्टर का फिल्म का अवार्ड दिया गया है, कौन सी फिल्म में इन्होंने काम किया था, तो इन्होंने काम किया है द ब्रूटलिस्ट में, इस चीज़ को भी याद रखना। एक्ट्रेस किसको दिया गया, माइकी मेडिसन को, इन्होंने किस में काम किया है, तो एनोरा में ही इन्होंने काम किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, एनोरा फिल्म को 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, हरियाणा नायाब सिंह सैनी, जम्मू कश्मीर अमर अब्दुल्ला, नई दिल्ली प्रवेश वर्मा, मध्य प्रदेश मोहन यादव। तो देखिए एक तरफ आपके स्टेट दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके सीएम के नाम दे रखे हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है, जितने भी आपके सीएम नॉमिनेट हुए हैं 2024 और 25 में हुए हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, किन्हें बनाया गया है, रेखा गुप्ता को यहाँ पर सीएम बनाया गया है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। यहाँ पर किसकी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है सभी जगह पर। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला को बनाया गया है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया है, जबकि नई दिल्ली में जिन्हें बनाया गया है वो रेखा गुप्ता जी हैं, ना कि प्रवेश वर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फिर चीन। तो मिस वर्ल्ड 2024 का प्रतियोगिता का जो आयोजन है किस देश में किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत देश में 2025 का आयोजन किया गया है। भारत के किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है आपके तेलंगाना राज्य में, इसको भी आप याद रखना। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। इस प्रकार से आज की क्लास के हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सॉल्व किया गया है। अगर आपको हमारा कोई कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पास 1 महीना है, लगभग आपके अगस्त में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी हमें सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आकर सजेशन दे सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स में भी आप वीडियो को शेयर कर लीजिए, जिससे कि उनको भी ये पता चल सके कि 12th लेवल में एनटीपीसी रेलवे किस तरह के पैटर्न पर कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये वीडियो रेगुलर बेसिस पर आएगी। थैंक यू फॉर टुडे।